क्योंकि आप नर्सरी क्लास के स्टूडेंट नहीं है। आप खुद सीखने आए हैं, आपको खुद पता है अच्छा क्या है और गलत क्या है ना। तो मेरा काम एक बार आपको सही रास्ता बताना है, उस रास्ते पे आप चलोगे नहीं चलोगे आपकी मर्जी है। आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी फैमिली है ना। जो मेरे साथ चलेगा मैं उसको फोकस करूंगा, जो नहीं चलेगा कोई बात नहीं। आपने कोर्स ज्वाइन करा, कोर्स तो पूरा आपका होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैं डेली आपको ऐसे ध्यान रखूंगा तो मैंने अपना आधा घंटा खराब कर दिया है आज का। अब आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नया चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसको देखते हैं पहले। तो मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाने को दिया गया, जिसमें मुझे क्या करना है, स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट करने हैं, और मुझे ये बताना है कि उन मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पास हो गया कि फेल हो गया। बहुत आसान सा काम करना है तो बनाते हैं। तो अभी जो बना रहा हूँ इसमें काफ़ी गलतियां हैं। तो अभी हम पहले सीखेंगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ अभी हमें नहीं आती है और उसको सही करेंगे। तो मान के चलते हैं मार्क्स हम फ्लोट टाइप का इनपुट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर मार्क्स। अब मार्क्स अगर हमारे पासिंग वाले हैं तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, पास। और साथ में एक मैसेज और हम यहाँ पर दिखाएंगे, हैप्पी। पास हैं तो हैप्पी हो गए। और अगर मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं तो हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, फेल। और फेल के साथ हम सैड हो जाते हैं, एक मैसेज वो भी दिखाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारी एप्लीकेशन थैंक यू कहकर टर्मिनेट हो जाती है। ठीक। अब अभी हमारे मन में जो जो आया, जो जो हम सीखते हैं वो हमने लिख दिया। अब मैंने इसको रन कराया और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर मार्क्स 45। अब बताओ ये पास हो गया कि फेल हो गया? हाँ? ये पासिंग के मार्क्स हैं या फेलिंग वाले मार्क्स हैं? तो अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं। आप क्या सोचते हैं पास फेल के बारे में, वो अलग बात हो गई। हमारा प्रोग्राम क्या सोच रहा है, ये अलग बात हो गई। हमारा आउटपुट हमारे सोचने से नहीं आता, हमारा आउटपुट जो हम लिखते हैं उसके हिसाब से आता है। तो हमने जो लिखा है उसके हिसाब से इंटरप्रेटर कैसे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली। तो टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली में जो स्टेटमेंट पहले आएगा उसको पहले चलाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाएगा, फिर उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाएगा। भी अगर मैं यहाँ पर 45 एंटर करता हूँ तो ये 45 जाके उस मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट चलेगा, पास। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, हैप्पी। फिर चलेगा फेल, फिर सैड, फिर थैंक यू, प्रोग्राम खत्म। ठीक है। दैट मीन्स अभी आप जिस पर्पस को लेकर प्रोग्राम बना रहे हैं वो पर्पस इसमें कहीं पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है कि जितने स्टेटमेंट लिखते हैं आप प्रोग्राम में, सारे सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम चलते ही चलते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस बात को लेकर हम अभी श्योर नहीं है। अगर हम एक कंडीशन है, अगर मार्क्स की वैल्यू मान लेते हैं 30 से अबव है तो हम पास मानेंगे, और अगर मार्क्स की वैल्यू 30 से बिलो हुई तो हम फेल मानना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट को आप हमेशा नहीं चलाना चाहते, हमने कहा हमेशा नहीं चलाना चाहते। इन दोनों को भी आप हमेशा नहीं चलाना चाहते, हमने कहा नहीं। तो आप अपने प्रोग्राम में जब आप कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट दो तरह के अब हो जाते हैं। एक है अनकंडीशनल स्टेट। अनकंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं जिनको आपने अगर अपने प्रोग्राम में लिखा है तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर वो चलेंगे ही चलेंगे। दैट मीन्स आज तक आप जितने भी स्टेटमेंट पाइथन के प्रोग्राम में लिखते थे वो सारे के सारे क्या कहलाते थे, अनकंडीशनल। क्या मतलब होता है इसका? ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए हैं और अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो जरूर चलेंगे। ऐसे स्टेटमेंट को अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमें इनको लिखने के लिए कुछ भी नहीं सीखना होता। क्यों? बाय डिफॉल्ट सारे स्टेटमेंट प्रोग्राम में क्या होते हैं, अनकंडीशनली होते हैं। प्रोग्राम चलेगा तो जरूर चलेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ एक और कैटेगरी होती है जिनका नाम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में लिखे हैं, जरूरी नहीं है वो चलेंगे चलेंगे। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, हो सकता है वो चलें, हो सकता है वो ना चलें।
अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि सर हो सकता है वो चले, हो सकता है वो ना चले, तो नाम में ही आ रहा है एक कंडीशन हो। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। तो कोई एक कंडीशन गिवन है, उसके होने की वजह से वो स्टेटमेंट का चलना या ना चलना डिसाइड होगा। ठीक है। अब इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कंडीशनल स्टेटमेंट अपने आप नहीं बन जाता, उसके लिए हमें कोई टॉपिक सीखना पड़ेगा पाइथन। यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे पाइथन के अंदर लिखे जाते हैं। और ऐसा करने के लिए पाइथन ने हमें दो तरीके बताए। एक तरीका ट्रेडिशनल है, जो बहुत पहले से, जब से पाइथन बनी है तब से चलता आ रहा है और हर लैंग्वेज के अंदर है। इसे बोलते हैं इफ कंडीशन। ठीक है। दूसरा तरीका अभी लास्ट ईयर ही पाइथन के 3.10 वर्जन में ऐड किया गया है। तो अगर आप में से कोई पाइथन 3.10 से पुराना यूज कर रहा है तो उसके में दूसरा तरीका चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी, जिसको बोलते हैं हम मैच कंडीशन। तो मैच कंडीशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लेटेस्ट टॉपिक है ये पाइथन का, एडेड इन 3.10। उससे पहले मैच कंडीशन यूज नहीं होती थी, सिर्फ इफ कंडीशन से ही हम अपना काम करते थे। क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जब दोनों पढ़ लेंगे तब डिफरेंस को कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी हम दोनों में से कुछ नहीं जानते, तो कोई एक सीखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन को सीखना शुरू करेंगे। इफ कंडीशन क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। तो इफ कंडीशन को बनाने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना होगा। अब आपको जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट पाइथन में आएगा तो क्यूरियोसिटी इस बात की रहनी चाहिए कि वो न्यू कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो कौन सा काम हमारा रुक जाता। तो उससे हमें उस कॉन्सेप्ट की नीड समझ में आती है, जो कि हमारी समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमने प्रोग्राम में लिखे जरूर हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि प्रोग्राम चले तो वो हमेशा चले ही चले, हो सकता है वो ना चले, कोई और चले हमारा। ठीक है। तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हो सकता है कोई फंक्शन मिले। जैसे मैंने आपको सबसे पहला प्रोग्राम पाइथन में पढ़ाया, मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट नाम का एक फंक्शन है। फिर मैंने आपको कहा कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ पढ़ना है तो हेल्प नाम का एक फंक्शन है। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आपको टाइप कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है। फिर मैंने आपसे कहा यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट नाम का फंक्शन है। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना है तो आईडी नाम का फंक्शन है। किसी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो टाइप नाम का फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस पढ़ाई में। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो दो नंबर को अर्थमेटिक करके जोड़ते हैं, फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है। मैंने कहा चलो कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, क्या है, ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं कोड बना रहा हूं किसी भी बात के लिए, तो या तो उसके पीछे मुझे कोई फंक्शन दिया गया होगा, या हो सकता है कोई ऑपरेटर दिया गया। कंपेयर करना, अर्थमेटिक करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, उसके लिए फंक्शन नहीं है, उसके लिए क्या आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं। या हो सकता है कि मुझे कोई कीवर्ड दिया गया किसी भी काम को करने के लिए। पाइथन में 35 कीवर्ड्स हैं, तो वो भी तो कुछ करते ही होंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए या तो हम कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, या कोई ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, या कोई कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। हमें पहले से नहीं पता होगा कि इस काम को किससे किया जाता है, हमें वही सीखना होगा। ठीक है। तो जैसे अभी हम यहाँ पर इफ कंडीशन पढ़ना चाहते हैं, तो इफ नाम से कोई फंक्शन नहीं है, इफ नाम से कोई ऑपरेटर नहीं है, इफ नाम से क्या है, कीवर्ड है। ठीक है। जितने भी कीवर्ड होते हैं वो हमारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, तीन को छोड़कर। वो तीन कौन कौन से थे हमारे, ट्रू, फॉल्स, नन। ये तीनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सब लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अब मुझे इफ कंडीशन बनाने के लिए इफ कीवर्ड दिया गया है, कहां पर लिखें सर, 6 लाइन के प्रोग्राम में कहीं तो लिखना ही होगा। उन स्टेटमेंट से पहले इफ कीवर्ड का यूज करना है जिनको आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं। हमने कहा इन दोनों को हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह यूज करना चाहते हैं, तो इनसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इफ कीवर्ड लिखना होगा। लिख दिया। उसके बाद स्पेस लगा दिया। उसके बाद
अब अपनी कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन रखना चाहते थे इन स्टेटमेंट को रन करने के लिए, पास और एफपी? तो हमने कहा मार्क्स की वैल्यू अगर 30 से अबव है या 30 के बराबर भी है तो हम चाहते हैं पास मान लिया जाए। इसका मतलब इफ के आगे जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा चांस है कि मैं उसमें कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ। और कंपैरिजन करने के लिए ग्रेटर देन कंपैरिजन है, लेस देन कंपैरिजन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, यही कंपैरिजन होते हैं। तो 10 बार अगर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा तो मान के चलो 9 बार मैं इफ में कोई कंपैरिजन कर ही रहूंगा। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि बिना कंपेयर करे मैंने कोई कंडीशन बनाई है। कैसे बनाई जाती है बिना कंपेयर करे, आगे चलकर पढ़ेंगे, फिलहाल कंपैरिजन से बनाते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो अब इफ क्या बोलता है कि आपने जो मुझे कंडीशन दी है अगर वो ट्रू है तो फिर आगे के स्टेटमेंट में रन कराऊंगा, अदरवाइज मैं आगे के स्टेटमेंट रन नहीं कराऊंगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें और फेस करनी पड़ेगी। इफ को ये कैसे पता चलेगा कि इस बात के ट्रू होने पर हम सिर्फ इन दोनों के लिए ही रन करना चाहते थे, इसको हम इस कंडीशन का पार्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये तो अलग बात हो गई ना, फेल और सैड इसकी एक दूसरी कंडीशन होगी। तो हमारे ब्रेन में ये चल रहा है कि इस बात के ट्रू होने पर सिर्फ इन दो स्टेटमेंट को ही हमारा एग्जीक्यूट होना या ना होना ये होना चाहिए, लेकिन इन तीनों के लिए इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इफ की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब इंटरप्रेटर कह रहा है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा था प्रोग्राम में कहीं तो लिखना ही पड़ेगा कि ये दोनों ऐसे, तो मन में आ रहा है ऐसे स्पेस लगा दें। मैंने कहा नहीं, स्पेस ऐसे एक एंटर कर देने से आप डिस्टिंग्विश नहीं करा पाएंगे कि वो अलग हो गया या अलग हो गया। उसके लिए एक अलग तरीका हमें सिखाया गया जो हमें अभी नहीं आता, सीखना पड़ेगा। तो आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं? हमने कहा ग्रुपिंग करना चाहते हैं। किन की ग्रुपिंग करना चाहते हैं? स्टेटमेंट्स। ये कहते हैं ना ग्रुप बना लो, मतलब आप एक ग्रुप में आ जाओ, आप दूसरे ग्रुप में आ जाओ, आप तीसरे ग्रुप में आ जाओ, अंताक्षरी खेलते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं। एक टीम में 3 लोग आ गए, एक टीम में 3 लोग आ गए, वो तीन एक जैसे काम कर रहे हैं, वो तीन मिलकर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रुप का मतलब यही होता है, बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक बंडल को रिप्रेजेंट करते हैं, उस बंडल को ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं स्टेटमेंट्स की कि भाई ये ग्रुप है, इसके लिए इफ काम करेगा या इसके लिए इफ काम नहीं करेगा। इसी चीज को हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? ब्लॉक, BLOCK। कि मुझे क्या करना है? मुझे ब्लॉक क्रिएट करना है ना? तो इफ क्या कहता है कि मेरे स्टेटमेंट का ब्लॉक आपको बनाना पड़ेगा, बिना ब्लॉक बनाए मुझे नहीं पता चलेगा कि कितने स्टेटमेंट पर मैं काम करूं और किस पर मैं काम ना करूं। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक शब्द है हमारी लाइफ में आज पहली बार नहीं आया है, आज से पहले भी हम इसे जानते हैं। इवन जिस जगह आप बैठे हैं सेक्टर 16 नोएडा का ए ब्लॉक है, थोड़ा आगे बढ़ जाओगे बी ब्लॉक आ जाए, फिर आगे बढ़ जाओ सी ब्लॉक आ जाए। तो हम एड्रेस में भी तो ब्लॉक शब्द यूज करते हैं। तो सोचो अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? एक बाउंड्री, कि ए ब्लॉक में ये काम करना है लेकिन बी और सी में नहीं करना ये काम, मुझे सी ब्लॉक में ये काम करना है बाकियों में नहीं करना है। तो ब्लॉक शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ में? पाइथन छोड़ो, रियल लाइफ में हमारी ब्लॉक का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, एक दायरा, इसके अंदर ही आप जो चीज आएंगी हमारा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है? प्रोग्रामिंग में ब्लॉक बनाना है। अब कैसे बनाते हैं? ऐसा करने के दो तरीके होते हैं पाइथन में। अगर हम ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो एक तरीका होता है इंडेंटेड ब्लॉक, इंडेंटेड ब्लॉक, और दूसरा तरीका होता है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अगर हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं स्टेटमेंट्स की तो हम ब्लॉक बनाते हैं, और ब्लॉक बनाने के दो तरीके, पहला तरीका हो गया इंडेंटेड ब्लॉक और दूसरा तरीका हो गया हमारा इनलाइन ब्लॉक। अगर आप में से किसी ने C++, .NET, जावा, PHP, जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का एक्सपीरियंस ले रखा है तो वहां पर तीसरा ही तरीका चलता है, इन दोनों में से कोई तरीका नहीं चलता। वो तीसरा तरीका क्या होता है? पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। तो वहां पर पेयर ऑफ करली ब्रेसेस को हम ब्लॉक का स्टार्टिंग, ओपनिंग करली ब्रेसेस, एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस को एंड ऑफ ब्लॉक कहते हैं। पाइथन लैंग्वेज में करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट होता है
लेकिन उसको यहाँ पर हम ब्लॉक नहीं कहते, उसको किसी और टॉपिक में यूज किया जाता है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पाइथन में ब्लॉक बनाने के लिए पेयर ऑफ करली ब्रेसेस का यूज नहीं होता। ठीक है। तो अब हम इंडेंटेड ब्लॉक यूज करेंगे या इनलाइन। तो पहले मैं आपको इंडेंटेड ब्लॉक पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर इनलाइन की बात करें। तो सर, इफ का इंडेंटेड ब्लॉक बनाने के लिए इफ स्टेटमेंट के लास्ट में कॉलॉन लगाना होगा। कॉलॉन। तो कॉलॉन की कहाँ से आती है? जो हमारी सेमी कॉलॉन की होती है, उसी की को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कॉलॉन आपका आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट इफ के ब्लॉक में आप लिखेंगे, उनकी स्टार्टिंग में आपको स्पेस देना होगा। कितना स्पेस देना होगा वो आपकी मर्जी है। तो चलो मैं 2 का दे देता हूँ। तो अब हम क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट इफ के इंडेंटेड ब्लॉक का पार्ट बन। सर, मुझे दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी इफ के इंडेंटेड ब्लॉक का पार्ट बनाना है, तो उतने ही स्टार्टिंग स्पेस देकर आपको लिखना होगा। ऐसे। और अगर सर मुझे इस स्टेटमेंट को इफ के ब्लॉक का पार्ट नहीं बनाना है, जो ये वाला है, टेल वाला, तो क्या करें? फिर बिना स्टार्टिंग स्पेस के जैसे ही कोई स्टेटमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि इफ ब्लॉक का क्या हो गया, एंड हो। और सर अगर मैंने इसको बीच में अटका दिया तो ऐसे करके, तो एरर आ जाएगी। यानी कि अगर आप किसी ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें उतना ही स्पेस होना चाहिए जितना सबसे पहले स्टेटमेंट में हुआ है। और अगर आप ब्लॉक के बाहर किसी स्टेटमेंट को लिखना है तो बिना स्टार्टिंग स्पेस के ही लिखना होगा। अभी क्या है? हमने कहा अभी ये एरर है। अभी ना ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 5 ना तो इफ ब्लॉक का पार्ट है ना इफ ब्लॉक के बाहर है। अब ये एरर है। ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब ये इफ ब्लॉक का पार्ट बन गया। तो ये स्टेटमेंट भी तभी चलेगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट पास और हैप्पी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। हमने कहा नहीं सर, इसको तो बाहर रखो। तो बिना स्टार्टिंग स्पेस दिए आप इसको लिखो। और अच्छा सर, मान लो इस वाले में मैं ऐसे कर दूं तो एरर। रूल है, इंडेंटेड ब्लॉक जब बनाया जाता है तो पहले स्टेटमेंट में आपको आजादी है। आप कितना स्पेस देना चाहते हैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये आजादी खत्म हो जाती है। फिर उस ब्लॉक में आने वाले हर स्टेटमेंट में उतना ही स्टार्टिंग स्पेस देना होगा जो पहले वाले में आपने दिया हुआ है। तो अभी भी क्या आएगी हमारी ये एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ठीक है। सर, ये इंडेंट क्या होता है? इंडेंटेड ब्लॉक समझ में, मतलब नाम से समझ में नहीं आ रहा है। वैसे समझ में आ गया कैसे बनेगा, लेकिन इंडेंट शब्द ही समझ नहीं आ रहा। इंडेंट का मतलब क्या होता है? हमने कहा चलो इंडेंट का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। इंडेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग स्पेस इन ए स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट में, किसी स्टेटमेंट की शुरुआत में आने वाले स्पेस को इंडेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, पास में पी और ए के बीच में स्पेस लगा दूं, इसको इंडेंट नहीं कहेंगे। अगर मैं एन और टी के बीच में स्पेस लगा दूं तो इसको इंडेंट नहीं कहेंगे। इंडेंट शब्द सिर्फ तभी यूज होता है या उसी समय के लिए यूज होता है जब किसी स्टेटमेंट के शुरुआत में स्पेस आते हो, उसी स्पेस को इंडेंट कहा जाता है। अभी हम क्या बोलेंगे? दो इंडेंटेशन लेबल आपने यूज करा है, दो स्टार्टिंग स्पेस दिए, मतलब इसका मतलब है दो लेबल का इंडेंटेशन हो गया। इसमें 3 लेवल का इंडेंटेशन हो गया। तो क्या आ गई हमारी? एरर आ गई। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, जिसकी उम्मीद नहीं थी ऐसा शुरू में स्पेस है। देखो, हम तो सोच रहे थे इस स्टेटमेंट में शुरू में 2 स्पेस मिलेंगे, लेकिन इसमें 3 मिल गए। तो इसलिए क्या है हमारा? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं तो फिर से एरर आ जाएगी। बोलेगा मैच नहीं हो रहा है पहले वाले से, पहले वाले स्टेटमेंट से मैच कराओ। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। ठीक है। अब ये वाले स्टेटमेंट हमने कहा ये तो अनकंडीशनल हो गए। इनका इफ की कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी इस प्रोग्राम में
कमियां हैं, लेकिन सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, मतलब प्रोग्राम परफेक्ट है। अगर हम इसको रन कराएंगे तो बिना एरर के चलेगा। लेकिन जिस पर्पस के लिए आप लेकर चल रहे हैं वो पर्पस को अभी भी पूरा ये नहीं कर पाएगा। देखते हैं। एंटर मार्क्स, मैंने कहा जी 45। तो इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या इफ के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी प्रोग्राम तो हमारा चलेगा ही चलेगा। तो अभी बताओ, अगर मैं यहाँ 45 लिखकर एंटर करता हूँ तो उसके हिसाब से इफ की कंडीशन ट्रू आएगी फॉल्स आएगी? ट्रू आएगी। तो इफ का स्टेटमेंट चलेगा पास, फिर चलेगा हैप्पी। अब उसके बाद तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, वो तो चलेंगे ही चलेंगे। फेल भी हो जाएगा, सैड भी हो जाएगा, थैंक यू भी आ जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराते समय यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू इनपुट करा दूं 20, अब बताओ कंडीशन कैसी होगा इस बार? फॉल्स। इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन आगे के स्टेटमेंट तो चलेंगे जो इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कहां से स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगा? फेल, सेट, थैंक यू, ये आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम फेल वाले केस को तो सही से कवर कर लेगा, लेकिन पास वाले को नहीं कर पाएगा। पास वाले को पास ही बताएगा, फेल ही बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में सिर्फ क्या करा है, इन स्टेटमेंट्स को ही कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया है। जबकि मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी कैसा बनाना चाहिए? कंडीशनल। क्योंकि इनको भी मुझे हमेशा नहीं चलाना है। इनको चलाने के लिए भी तो शर्त है क्या, कि आपके नंबर 30 से कम होने चाहिए। तो फिर क्या करो, इनकी अलग से एक कंडीशन बना दो। अगर इनकी भी कंडीशन सेम होती तो इसी ब्लॉक में लिख देता। ये कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है, फिर भी दो इफ क्यों लगा रहे हो? क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तो दूसरी कंडीशन के लिए फिर से इफ लगा दिया। इफ मार्क्स लेस देन 30 कॉलम। अब बताओ, अभी मैं रन करा दूं तो सही है गलत है? लॉजिकली गलत है, सिंटैक्टिकली गलत है? सिंटैक्टिकली गलत है। क्यों? क्योंकि इफ का इंडेंटेड ब्लॉक तो बना ही नहीं। इंडेंटेड ब्लॉक की पहचान कैसे कर ली आपने? हमारे तो नजर नहीं आया। इफ के ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो इंडेंटेशन के साथ लिखे जाएंगे। इंडेंटेशन मतलब शुरुआती स्पेस, वो तो यहीं दिख नहीं रहा है। तो अभी क्या है? एरर। एरर मैसेज को जूम करके पढ़ाना सर, पढ़ो क्या कह रहा है। एक्सपेक्टेड, उम्मीद थी। किस बात की उम्मीद थी इसे? एन इंडेंटेड ब्लॉक, कह रहा है इंडेंटेड ब्लॉक की उम्मीद थी हमें। कहां पर? आफ्टर इफ स्टेटमेंट, लाइन नंबर 5 पे। सब कुछ तो क्लियर बता ही रहा है ना? बस अब जो ये कह रहा है वो मान लो बात को, चलते हैं आगे फिर। अब लाइन नंबर 5 पे इंडेंटेड ब्लॉक की बात कर रहा है। अब इस बार मैंने कहा सर मैं एक स्पेस दूंगा, चल जाएगी बात हमारी? हमने कहा बिल्कुल चलेगी। रूल ये नहीं है कि एक प्रोग्राम में जितने इंडेंटेड ब्लॉक बनेंगे सबका इंडेंटेशन लेवल सेम रखना है, ये रूल नहीं है। रूल ये है कि हर इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे उनका इंडेंटेशन लेवल सेम होना चाहिए। हर इंडेंटेड ब्लॉक फ्री है अपना इंडेंटेशन लेवल क्या रखना चाहता है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंगल स्पेस लगा दिया। तो अब ये बताओ, लाइन नंबर 7 क्या सेकंड इफ ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है? अभी नहीं है, अभी तो वन कंडीशनल है। हम चाहते हैं उसी का पार्ट बने, तो मुझे अब एक ही स्पेस देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पहले वाले से मैच कराना पड़ता है। अब मैं इसको रन कराऊंगा। मार्क्स की वैल्यू देखो 46 है, तो पास हो गए। और थैंक यू तो चलेगा ही चलेगा, अनकंडीशनल है, दोनों ही केस में चलेगा। और अगर मैं मान लीजिए फेल हो जाता हूँ तो सिर्फ फेल वाला चलेगा। तो इस तरह से इफ कंडीशन जो भी हम लिख रहे हैं वो ट्रू आने पर ही उस इफ के ब्लॉक को रन कराया जाता है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता। ठीक है। अब सर ये कॉलन लगाना जरूरी है, देखने में अच्छा लगे इसलिए लगाते हैं? हमने कहा नहीं, पार्ट ऑफ सिंटेक्स लगाना जरूरी है। एक्सपेक्टेड कॉलन, ठीक है, लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब सर
ये बताइए कि इफ और उसकी कंडीशन के बीच में ये स्पेस देना सिंटैक्स का पार्ट है या देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लिखते हैं? हमने कहा नहीं, सिंटैक्स का पार्ट है। अगर आप ये स्पेस हटा दोगे तो इंटरप्रेटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कीवर्ड कौन है? भाई कीवर्ड का नाम इफ है, ये तो आप जानते हो। इंटरप्रेटर फिर उसको ढूंढेगा। तो इंटरप्रेटर को लाइन नंबर 5 में इफ कीवर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है सर, ये एक स्पेस देना ही चाहिए या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं? इफ और उसकी कंडीशन में एक से ज्यादा भी दे सकते? क्यों दे रहे हो ऐसा? क्यों अपना टाइम ज्यादा लगा रहे हो? इंटरप्रेटर कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सही है। आप देखो आपके पास टाइम होगा एक्स्ट्रा इतना स्पेस एंटर करने का तो आपने लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है तो आपके पास। तो सिंटैक्टिकली सिंगल स्पेस होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, कितने और लगा सकते हो आपकी मर्जी, जितने लगाना चाहो। तो कोई क्यों टर्म ज्यादा लगाएगा, एक ही स्पेस काफी है हमारे लिए। ठीक है। अब पाइथन ने कहा कि अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते तो फिर एक और तरीका है, बिना स्पेस के भी आप इफ और उसकी कंडीशन को लिख सकते हैं। और वो तरीका क्या है? पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस लगाइए और क्लोजिंग पैरेंथेसिस कंडीशन के अंदर कॉलन को बाहर रखना है। अब आपकी मर्जी। अब आप स्पेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते, क्योंकि इस बार इंटरप्रेटर समझ पाएगा कि इफ कीवर्ड अलग है और कंडीशन ये हमारी अलग है, क्योंकि हमने इस बार क्या यूज करा है? पैरेंथेसिस यूज करी है कंडीशन को लिखने के लिए। तो इन जनरल हम लोग इनमें से कोई एक प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, या तो इफ स्पेस उसकी कंडीशन, या इफ बिना स्पेस के पैरेंथेसिस में उसकी कंडीशन। अगर मैं स्पेस दे भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन। पैरेंथेसिस आपका एक डिलीट हो। चलाएंगे चल। ठीक है, तो हम ये जनरली इन दोनों में से कोई एक आप फॉलो करिए जो आपका सही लगे। आप थोड़ा सोचेंगे, इसमें आपको एक स्पेस एंटर करना है, 1 सेकंड लगेगा एक की प्रेस करने में। इस वाली अप्रोच में आप देखो जब आओगे तो सबसे पहले आपको एक पैरेंथेसिस ये बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसकी मैचिंग वाली बनानी पड़ेगी। तो सर ये तो दिख रहा है पहले से ज्यादा ही टाइम लगेगा। हमने कहा अभी और सोचो। हमारे कीबोर्ड में पैरेंथेसिस की का ऑप्शन डायरेक्ट आता ही नहीं है। 9 नंबर की को शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तब आएगा, मतलब 2 सेकंड लगेंगे। एक उंगली से पहले शिफ्ट दबाओगे, फिर एक उंगली से 9 नंबर की दबाओगे, 2 सेकंड लगे। फिर 2 सेकंड यहाँ लगे, 4 सेकंड लगाने पड़ेंगे इस बात को लिखने में। और यहाँ पर 1 सेकंड में एक ही की प्रेस करनी पड़ेगी, काम हो गया। तो फिर जो पाइथन के प्रोग्रामर्स हैं वो ज्यादा बार इस वाले सिंटैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, इफ स्पेस कंडीशन। ठीक है। सी जावा वाले जनरली इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों है पता नहीं, बट ऐसा ही है ना। सी जावा वाले पैरेंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है। अब पाइथन की तरफ से एक होता है रूल, एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है गाइडलाइंस, कि सब लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो आज मान लीजिए हम कोई भी एक प्रैक्टिस फॉलो कर लेते हैं, तो आज इस क्लास में 45 लोग हैं, तो ये 45 लोग इस बात को सीख गए कि सर दोनों ही सही है, लेकिन हमें एक प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। लेकिन कल को हम जिस कंपनी में जॉब करेंगे वहां पर जरूरी है कि हमारी कोई बैचमेट होगा, जॉब कर रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ से पढ़ के आया होगा पाइथन, पता नहीं उसने कौन सी प्रैक्टिस कर रखी होगी। और जिस कंपनी में हम जॉब करने जा रहे हैं जरूरी है हमें कोई नया कोड बनाने को दिया जाएगा? हो सकता है कोई पुराना कोड 10 साल पहले बना हो और उसमें कोई कमी आ गई है या उसमें कोई नया फीचर ऐड करने के लिए हमें हायर किया गया है। तो वो तो किसी और ने बनाया होगा, पता नहीं उसने कौन सी प्रैक्टिस फॉलो कर रखी है। तो अब ऐसे तो सर बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए क्या बनाई जाते हैं? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मतलब गाइडलाइंस। अब आप एक अपनी नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं पेन ड्राइव बनाने की, तो अपनी मर्जी से पेन ड्राइव का साइज रख लोगे? कोई नहीं खरीदेगा, फिर कहीं लगेगी ही नहीं वो पेन ड्राइव। तो आपको क्या पता होना चाहिए पहले? पेन ड्राइव के साइज का स्टैंडर्ड, तभी तो बना लोगे। इसलिए स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
ये वाली प्रैक्टिस हमें सजेस्ट करी गई है। और इंडेंटेशन लेवल पे हमें टैब स्पेस को सजेस्ट किया गया है। दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड जितने पाइथन प्रोग्रामर्स हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से इंडेंटेशन लेवल ना रखें, टैब स्पेस का यूज करें। क्योंकि आप जिस कंपनी में जॉब करने जाएंगे, वहां पर जो भी इंसान पाइथन की कोड बना रहा होगा, वो टैब स्पेस का प्रैक्टिस कर रहा होगा। अगर वो आपके वाले कोड को पढ़ेगा ऐसे, आप सही हैं, उसको अजीब लगेगा, पता नहीं क्या लिख दिया है इसने, ऐसा उसके मन में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसी प्रैक्टिस करी ही नहीं। क्योंकि उसने हमेशा क्या देखा है, इंडेंटेशन लेवल पे टैब स्पेस ही देखा है। तो आपको भी यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको भी उसका कोड समझ में तभी जल्दी आएगा जब आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो इसलिए हमेशा हमें स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग कोड बनाना चाहिए, रादर देन कि सर मेरा तो सही है, एरर तो आ नहीं रही है, मैं क्यों मानूं ये बात। क्योंकि आप अकेले दुनिया में हो तो आप अपनी चला सकते हो, लेकिन जब आप मिलकर काम करते हो किसी के साथ कोलेबोरेशन में, तो आपको वो स्टैंडर्ड ही फॉलो करने चाहिए। चलो, तो हम लोग आगे यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। इंडेंटेड ब्लॉक बनाने के लिए हम टैब स्पेस का यूज करेंगे। सही तो ये भी है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, बट हम लोग स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाए, हम पास और फेल के लिए इफ कंडीशन को लगा पाए। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन दोनों के इफ के बीच में एक स्टेटमेंट लगा दूं और यहां पर लिख दूं मैं हेलो, तो ये स्टेटमेंट कब चलेगा? पहली वाली इफ कंडीशन के ट्रू होने पर चलेगा, या दूसरी वाली के ट्रू होने पर चलेगा, या ये तो सर अनकंडीशनल है, चलेगा ही चलेगा? तो सर अभी तक जितना आपने पढ़ाया उसके हिसाब से तो हमें अनकंडीशनल लग रहा है, चलेगा ही चलेगा। ये तो ना तो पहले वाले इफ का पार्ट है ना दूसरे वाले इफ का पार्ट है, सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हमने कहा देखते हैं। अब मैंने प्रोग्राम रन कराया, लिख दिया 45, जैसे ही मैं एंटर करूंगा 45 यहाँ आ जाएगा। इंटरप्रेटर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू मिल गई, अंदर चलेगा, पास, हैप्पी। उसके बाद इफ ब्लॉक खत्म हो गया। अब आगे का ये वाला स्टेटमेंट तो अनकंडीशनल है, चलेगा ही चलेगा, हेलो प्रिंट हो गया। फिर इंटरप्रेटर कंडीशन चेक करेगा, 45 इज लेस देन 30, फॉल्स, अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। इफ ब्लॉक खत्म हो गया, चला ही नहीं, क्लिक, अनकंडीशनल आ गया, थैंक यू, यानी कि हेलो हमारा चलेगा। अब इस प्रोग्राम को मैंने फिर से रन कराया फेल वाले के साथ। इफ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फेल, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, दोनों नहीं चलेंगे। ये तो फिर भी चलेगा क्योंकि इसको तो कंडीशन से मतलब ही नहीं है। इस बार ये कंडीशन चेक होगी तो ट्रू आ जाएगी, अंदर चलेगा, फेल सेट, फिर ये चलेगा, यानी कि हेलो पहले दिखाई देगा फिर फेल सेट दिखाई देगा। तो ये तो कैसा हो गया, हमारा अनकंडीशनल हमारा हो ही गया। अब मैं आपसे स्लो मोशन में एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको थोड़ा टाइम देकर अपना आंसर बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा हम स्लो मोशन में समझेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए 20। अब मैं एंटर करूंगा, लेकिन एंटर करने से पहले आपको मुझे इस प्रोग्राम को देखकर और इस इनपुट को देखकर ये बताना है, लाइन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा। देखो, जल्दीबाजी करोगे तो गलत आंसर दोगे। आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैं आपसे कह रहा हूँ स्लो मोशन में समझो, जल्दीबाजी मत करो, है ना। मैं इस प्रोग्राम में, चलो थोड़ा काम आसान कर देता हूँ। टोटल 8 लाइन का प्रोग्राम है। सिर्फ आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से स्टेटमेंट अनकंडीशनल है और कौन कौन से स्टेटमेंट कंडीशनल है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लाइन नंबर 1 अनकंडीशनल है, लाइन नंबर 8 अनकंडीशनल है, लाइन नंबर 3 और 4 कंडीशनल स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 6 और 7 कंडीशनल स्टेटमेंट है। सर जो मुद्दे की बात है वो रह गई। लाइन नंबर 2 और 5 के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताओ। लाइन नंबर 2 और 5 अपने आप में कंडीशनल स्टेटमेंट है या अनकंडीशनल है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो, मैं फिर आपकी हेल्प करता हूँ। किस स्टेटमेंट को अनकंडीशनल तब कहा जाता है, जब अगर वो प्रोग्राम में लिखा हो
और इंटरप्रेटर उसे जरूर चलाए, उसको चलने के लिए कोई शर्त नहीं है, वो जरूर चलेगा। ठीक है, तो उसे कंडीशन कहा जाएगा। किसी भी स्टेटमेंट को प्रोग्राम में मैंने लिखा, जरूरी नहीं है इंटरप्रेटर उसे चलाएगा ही चलाएगा, क्योंकि उसके पहले कुछ ऐसा होगा, अगर वो ट्रू है तो इंटरप्रेटर चलाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो इंटरप्रेटर उसे नहीं चलाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन वापस आ गया, स्टेटमेंट नंबर 2 और ये 5, ये अपने आप में कंडीशनल स्टेटमेंट है या अनकंडीशनल स्टेटमेंट है? इसका आंसर चाहिए मुझे। मुझे 3 और 4 तो पता है कि वो कंडीशनल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुझे 8 पता है अनकंडीशनल है, 1 पता अनकंडीशनल है। सारा खेल तो 2 और 5 का ही है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी और हेल्प करता हूँ। अगर मैं अभी एंटर कर दूं 20 इनपुट के साथ, लाइन नंबर 5 सीधा एग्जीक्यूट होगी या उससे पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होगा? मतलब आप ऐसा नहीं मानते कि अभी आप एंटर करोगे तो सीधा इंटरप्रेटर इसको लेकर सीधा 5 पे जाएगा? नहीं मानते आप ऐसा? आप ये मानते हो कि 2? चलो, ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं, अपनी अपनी राय क्या दे रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अब इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 तो चलेगी, 2 चलेगी तब पता चलेगा कि ट्रू आया कि फॉल्स आया, तब पता चलेगा कि 3 और 4 चलें कि ना चलें। इसका मतलब 2 तो चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब कुछ भी हो जाए 2 स्टेटमेंट चलेगा लाइन नंबर 2 का, तो वो कैसा हो गया? समझ में आ रही है कहानी? तो लाइन नंबर 2 अपने आप में अनकंडीशनल है, लाइन नंबर 5 अपने आप में कैसी है? अनकंडीशनल है। ये तो चलेगा ही। जब ये चलाओगे तभी तो पता चलेगा कि अंदर वाला कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। आप उसे ही नहीं चलाओगे तो पता कैसे चलेगा फिर? यानी कि लाइन नंबर 2 भी चलेगी, कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इंटरप्रेटर अपना टाइम लगाएगा वहां पर, फॉल्स हो गई इसलिए अंदर नहीं गया इंटरप्रेटर। फिर लाइन नंबर 5 पर आया, लाइन नंबर 5 चलाई इंटरप्रेटर ने, वहां से ट्रू मिल गया, इसलिए 5 के अंदर चला गया, फेल और सेट चलाया, फिर आगे का कोड चलेगा हमारा। यहां तक की बात आई हो, आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं कह रहा हूँ? ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस प्रोग्राम को ऐसे रन कराता हूँ, एंटर मार्क्स 50, तो सर बात एक ही है, इंटरप्रेटर लाइन नंबर 2 चलाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर चला जाएगा, उसके बाद लाइन नंबर 5 चलाएगा, कंडीशन फॉल्स आ गई, अंदर नहीं जाएगा, लाइन नंबर 8 चलेगी। ठीक है, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर इस प्रोग्राम में सब कुछ ठीक है, जब इंटरप्रेटर ने लाइन नंबर 2 चलाई और वहां पे ट्रू आ गया और अंदर चला गया, इंटरप्रेटर पास और हैप्पी मैसेज चलाकर आ गया, तो हम इंटरप्रेटर से ये कहना चाहते हैं भाई लाइन नंबर 5 मत चलाओ, क्योंकि आप चलाओगे उसे तो उसमें टाइम लगेगा, आपका एग्जीक्यूशन हमारा स्लो हो जाएगा थोड़ा। अब जब हमें पता है कि भाई बंदा पास हो गया है तो फेल कैसे हो सकता है वो? तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, ये बात इंसान जानता है, मैं थोड़ी जानता हूँ कि पास कैसे कहते हैं फेल कैसे कहते हैं। मेरे लिए तो सब एबीसीडी है। तो मैं तो अपना जो काम है वो तो करूंगा। मेरा काम है जितने इफ लगाए हैं सबको चेक करना, उनमें से जो जो ट्रू हो गए हैं उनके अंदर जाके उनके ब्लॉक को चला देना, जो फॉल्स हो गए हैं उनके अंदर नहीं जाऊंगा। तो मैं तो इस तरह चलाऊंगा, मुझे क्या पता पास कैसे कहते हैं फेल कैसे कहते हैं। इसका मतलब इंटरप्रेटर आपकी तरह नहीं सोचता कि बंदा अगर पास हो गया तो फेल नहीं हो सकता, है ना? वो कह रहा है मैं तो 5 भी चलाऊंगा, वो फेल्स हो गए, वो हाँ फॉल्स आएगा, इसलिए अंदर मैं नहीं जाऊंगा। अब इंटरप्रेटर को हम इफ ब्लॉक के साथ अगर एल्स ब्लॉक में कोई भी चीज लिख कर देते हैं, तो इंटरप्रेटर हमारी तरह सोचना शुरू कर देता है, जैसे हम सोच रहे हैं क्या, कि अगर बंदा पास हो गया है तो फेल कैसे हो सकता है, और अगर पास नहीं हुआ है तो फेल हो गया होगा, बीच में कैसे रुक जाएगा, या तो पास है या फेल है, एक तो जरूर होगा, है ना? तो अब अगर मैं इफ के साथ एल्स ब्लॉक लगा देता हूं, तो एल्स ब्लॉक का फायदा सिर्फ एक ही है कि एल्स ब्लॉक की अपनी खुद की कोई निजी कंडीशन नहीं होती लाइक दिस, कि यहाँ पे लिखो कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है। एल्स ब्लॉक कह रहा है कि मैं इफ की कंडीशन को ही शेयर कर लेता हूं। इसका मतलब इंटरप्रेटर को इस बार मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा टाइम हमारा कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ओवरऑल एक ही कंडीशन है पूरे प्रोग्राम में, दूसरी है ही नहीं कहीं। जब है ही नहीं तो इंटरप्रेटर चलाएगा ही नहीं उसे,
टाइम बच गया उसका हमारा, यानी एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया पहले से। कितना फास्ट हो गया? 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। जब मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत आ रही है ना? अब इस तरह के मैं प्रोग्राम में 1000 स्टेटमेंट लगाऊंगा तो बहुत फायदा हो जाएगा मेरा। पूरे प्रोजेक्ट में पता नहीं कितना फायदा होगा मेरे। अब एल्स कैसे बिहेव करता है उसको समझते हैं। एल्स ब्लॉक कह रहा है कि भाई, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो मेरे अंदर इंटरप्रेटर नहीं जाएगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो इंटरप्रेटर मेरे अंदर जाएगा। यानी कि एल्स ब्लॉक की अपनी खुद की कोई कंडीशन नहीं है। इफ की कंडीशन पे ही डिसाइड इंटरप्रेटर को करना है कि मैं एल्स के अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। कैसे करता है? अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो इंटरप्रेटर एल्स के अंदर नहीं जाता। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स के अंदर जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा दोबारा से। और मान लीजिए मैंने इनपुट कर दिया 50। ठीक है, और अब मैं एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, लाइन नंबर 2 चलेगी, चलेगी, गारंटी हमेशा चलेगी। तो 50 > 30 कंडीशन ट्रू आ गई। अंदर चला गया इंटरप्रेटर, पास और हैप्पी। अब एल्स ब्लॉक पर आया, तो अब इंटरप्रेटर को पता है कि इफ ने क्या रिजल्ट दिया था अपनी कंडीशन का, ट्रू। वहां पर 50 पर ट्रू आया होगा ना, तो इंटरप्रेटर जानता है कि अगर इफ ट्रू आया तो मुझे एल्स के अंदर नहीं जाना है, तो एल्स के अंदर वो नहीं गया। बिना कंडीशन चेक करे पता चल गया इंटरप्रेटर को कि मुझे एल्स के अंदर नहीं जाना है। टाइम बच गया हमारा थोड़ा सा। उसके बाद फिर एल्स के आगे चलना शुरू हो गया और आउटपुट आ गया आपका थैंक यू। अब अगर इस प्रोग्राम को फिर से रन कराया जाए, एंटर मार्क्स, और मैंने कर दिया 20। लाइन नंबर 2 चली। लाइन नंबर 2 पर इस बार 20 > 30 फॉल्स। फॉल्स होने पर इफ के अंदर इंटरप्रेटर नहीं जाता है। लेकिन अब उसे पता है कि एल्स लगा रखा है प्रोग्रामर ने, और एल्स तभी चलता है जब इफ क्या हो जाए हमारा, फॉल्स हो जाए। तो इसका मतलब इस बार फेल साइड और आपका थैंक यू। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले प्रोग्राम को सेम आउटपुट में अगर हम देखना चाहते हैं तो दो इफ से बेटर होगा कि हम क्या लगाएं, इफ के साथ एल्स लगाते हैं। ठीक है? तो सर, हमारे मन में ये क्वेश्चन आ गया कि फिर तो कभी दो इफ हमें लगाने ही नहीं चाहिए। फिर तो यही बढ़िया है, इफ के साथ हमेशा एल्स ही लगाना चाहिए हमें। हमने कहा चलो इस बात के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं, पहले सिंटैक्स के साथ। क्योंकि सिंटैक्स के साथ अगर हम समझेंगे तो चलता हुआ दिखाई देगा सामने। तो पहले सिंटैक्स के साथ समझाते हैं कि इफ और एल्स और दो इफ के बीच में क्या डिफरेंस होगा। मैंने क्या करा, इफ और एल्स के बीच में प्रिंट लगा दिया हेलो। जैसे वहां मैंने लगा कर दिखाया था, ऐसे ही मैंने यहाँ भी लगा दिया। अब लाइन नंबर 5 कैसा स्टेटमेंट हो गई हमारे लिए, जैसा आज तक हम जानते आए हैं, जैसा अब तक हमें पढ़ाया गया है, उसके हिसाब से हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है कि अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है? लेकिन इफ और एल्स तो हमने पहली बार पढ़ा है। हो सकता है इसका कोई नया रूल हो, उसके हिसाब से हमें चीजें बदलनी पड़ जाए अपनी। ऐसा ही हुआ। इफ और एल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अभी बताया आपने कि एल्स की अपनी कंडीशन तो होती नहीं है। एल्स के चलने के लिए या ना चलने के लिए इंटरप्रेटर किसकी कंडीशन यूज करता है? इफ की कंडीशन यूज करता है। तो इफ और एल्स आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता। ठीक है? अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते, इफ लगा दिया मैंने शुरू में प्रोग्राम में और फिर उसमें मैंने बीच में अपना क्या करा और कुछ कहानी लिख दी और एल्स लगा दिया लास्ट में, ये सोच रहा हूँ ये एल्स उसी इफ का है। ऐसा नहीं होता है। जहां इफ आएगा, जहां इफ खत्म होगा, उसके बाद ही एल्स स्टार्ट होना चाहिए। इफ और एल्स के बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ सकता है। हमने कहा चलो सर एक बार चला के दिखा दो। एरर। तो पहला डिफरेंस तो प्रैक्टिकल हो गया कि सर दो इफ लगाएंगे तो क्या हम मिल सकता है प्रोग्राम में, इफ के साथ एल्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा प्रोग्राम में। इफ और इफ के बीच में आप कुछ भी लिखो, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी कंडीशन है। कोई कहीं लगाओ, पहला इफ लगा दो शुरू में, दूसरा लगा दो लास्ट में, क्या फर्क पड़ता है? एक प्रोग्राम में कितने इफ लगा दो, सब अलग अलग हैं क्योंकि सबके पास अपनी अपनी कंडीशन है। कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन इफ और एल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और इनके बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं आ सकता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। अब
दूसरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो और जनरेट करते हैं। अब सही है गलत है? तो अब सही है। सर अभी तो आप कह रहे थे इफ और एल्स के बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है। तो अब आप अपने आंसर को और बेटर कर सकते थे, ये कहकर कि सर इफ और एल्स के बीच में कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं आ सकता। कोई ऐसी चीज जो एग्जीक्यूट ही ना होती हो, इंटरप्रेटर उसे पढ़ता ही ना हो, वो तो आ सकता है। दैट मीन्स कमेंट। तो कमेंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो ये सही है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस समझने के लिए, ऐसी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। बट ये सही है। ठीक है, चलाएंगे तो चलेगा। ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए, देखो मैंने कभी नहीं पढ़ाया, जिन लोगों ने अपने आप कभी पाइथन पढ़ लिया कहीं से, स्पेशली उन लोगों के लिए। कुछ लोग इसको ना पाइथन मल्टी लाइन कमेंट मानते हैं। कुछ लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग को मल्टी लाइन कमेंट मानते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। बस मान लेते हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू हो गई ये बात, लेकिन लोग मान लेते हैं। तो आज हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। मैंने कभी इसको डिस्कस नहीं करा क्लास में, क्योंकि ये गलत है, होता ही नहीं है। तो जो लोग आज भी ये बात मानते हैं कि सर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है पाइथन में, तो वो लोग आज दोबारा क्लियर कर लेंगे। अगर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है मेरे हिसाब से, अगर ये मल्टी लाइन कमेंट है आपके हिसाब से, तो अभी भी सही होना चाहिए, क्योंकि कमेंट तो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। और अगर ये कमेंट है ही नहीं, कमेंट तो पाइथन में एक ही होता है, सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ, और जो कि हैश से शुरू होता है। बाकी सब जो है वो कुछ और ही है, वो कमेंट है ही नहीं। आपको कमेंट का इल्यूजन मिल जाए वो अलग बात है, कि कमेंट जैसा वो बिहेव करे वो अलग बात है, बट वो कमेंट नहीं होगा। उसका एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर करेगा ही करेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रिंग है, इसका मेमोरी कंजप्शन भी होगा, इसका मशीन कोड बाइट कोड सब बनेगा, इंटरप्रेटर अपना टाइम इस पर लगाएगा, और ये एरर भी आएगी, क्योंकि इफ और एल्स के बीच में कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था एक, जिन लोगों ने अपने आप से कभी पाइथन पढ़ी और ये पढ़ लिया कि पाइथन में मल्टीलाइन कमेंट भी होता है, बट सर ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ और एल्स, दो इफ के बीच में पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। कमेंट वाला मैं लिख देता हूँ। दूसरा डिफरेंस, अच्छा ये बताओ, दूसरा इफ आने के लिए जरूरी है पहला इफ होना ही चाहिए? इंडिपेंडेंट है। आप प्रोग्राम में एक अकेला इफ लगाओगे तो मना थोड़ी कर देगा, दूसरा भी लगाओ मेरे साथ। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने जब टिंग करी थी तो एक if लगाया था पहले, उसके बाद दी तो दूसरा लगाया था। एल्स क्या कह रहा है, मैं अकेला नहीं आता। क्यों? मेरे पास अपनी कंडीशन तो है ही नहीं। मेरी कंडीशन किसके पास होती है? इफ के पास। तो उसको तो लेके आओ पहले। जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं आ सकता। इसका मतलब एल्स कभी भी अकेला नहीं आ सकता। एल्स जब आएगा तो हमेशा किसके साथ आएगा? इफ के साथ ही आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना। अगर मैंने इफ लगाया तो जरूरी एल्स लगाना ही पड़ेगा? इफ अकेला तो आ ही सकता है। इफ नहीं कहता कि मैं आऊंगा तो एल्स जरूर आएगा। आप चाहो तो लगाओ, आप चाहो तो मत लगाओ। लेकिन एल्स ये कहता है कि मैं आऊंगा तो इफ जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपनी कंडीशन नहीं होती। इफ के पास तो होती है अपनी कंडीशन, वो तो अकेला आ ही सकता है। और सोचो, ये बात क्या आप नहीं जानते थे? इससे पहले वाले प्रोग्राम में एल्स लगाया मैंने नहीं लगाया, चल रहा था ना बना ये एल्स के भी if। इसका मतलब चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला इफ आ सकता है, अकेला एल्स नहीं आ सकता। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूं, तो सर साइंस तो है ही नहीं कोई, वैसे ही समझ में आ रहा है कि गलत हो गया। अब बताओ इंटरप्रेटर कैसे डिसाइड करेगा एल्स चलेगा नहीं चलेगा? इफ ही तो था वो आपने हटा दिया, एरर आ जाएगी। ठीक है। अब इफ के साथ, एल्स के साथ, अगर मैं आपसे कहूं सर एक एल्स और लगा देते हैं, तीसरा डिफरेंस, इंडिपेंडेंट इफ आप जितने चाहे उतने लगा दो, कोई रूल नहीं कि दो ही लगाने के, एक लगाने के, चार लगाने, 10 लगाने हैं। इफ के साथ एल्स एक ही आता है।
दो एल्स ब्लॉक नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपने एक एल्स ब्लॉक और लगा दिया और मान लो यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया ABCD, अब ये बताओ अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा एल्स चलेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? एरर। एक इफ के साथ एक ही एल्स अलाउड है, या तो एल्स लिखो मत, या फिर एक ही लिख सकते हो, दो एल्स ब्लॉक नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या आ जाएगी? एरर। लेकिन जब मैं इफ के साथ इफ का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं तो कोई लिमिट थोड़ी है मेरे पास, आप 3 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, कितने भी लगाओ। ठीक है, अब बात आती है एक आखिरी डिफरेंस की, कि मुझे मल्टीपल इफ और इफ एल्स में से कब कौन सा यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, है ना? अगर आपको लगता है कि मेरी जो दो कंडीशन है हो सकता है दोनों ही ट्रू हो जाए और दोनों मुझे चाहिए, तो आपको दो इफ लगाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी दो कंडीशन है, हो सकता है दोनों में से कोई ना चले, दोनों ही फॉल्स हो जाए, तो मैं चाहता हूं दोनों ही काम ना हो, तो दो इफ लगाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अगर मैंने दो कंडीशन लिखी है तो एक तो जरूर चलनी चाहिए, और अगर एक चल गई है तो दूसरी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, एक ही चलनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी ना चले, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही चल जाएं। तो आपको हमेशा क्या यूज करना चाहिए? इफ के साथ एल्स। ठीक है, तो जब दो कंडीशन है और मुझे लगता है कि दोनों चल सकती हैं या दोनों ही नहीं चल सकती हैं, दो इफ लगाइए। आपके पास दो कंडीशन है और आप श्योर हैं कि सर एक तो जरूर चलती है, और अगर एक चल गई तो दूसरी बिल्कुल नहीं चलती है, तो आपका मतलब इफ के साथ क्या लगाना है? एल्स लगाना है। मैंने कोई क्वाइन है, सिक्का है मेरे पास, उसको टॉस करा, उसको उछाला। अब सरफेस पर मान के चलते हैं दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इन जनरल सिचुएशन, ये मत कहना से खड़ा होगा सिक्का तो क्या होगा, इन जनरल सिचुएशन या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये बताओ अगर सरफेस पर हेड आ गया तो क्या उसी समय टेल भी आ सकता है? नहीं आ सकता। सर हेड नहीं आया तो गारंटी है फिर टेल ही आया होगा। इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है? इफ एल्स का। यहाँ दो इफ की जरूरत नहीं है। तो ये दो इफ कब लगाने हैं? जब हो सकता दोनों ही ना आते, हो सकता दोनों ही आ जाते, तो मुझे क्या लगाना चाहिए? ऐसा। ठीक है, चलो। तो अब अगर आपसे सिंटैक्टिकली कोई पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली पूछेगा कि इफ एल्स कब लगाना चाहिए, तो मैंने आपको वही बता दी। कुछ सिनेरियोज जिसमें मान लीजिए मैंने इफ लगाया और इफ के साथ मैंने कोई कंडीशन ना देकर कोई वैल्यू लिख दी, तो क्योंकि आपने कहा था 10 में 9 बार हम इफ के साथ कंडीशन दे रहे होते हैं, और एक बार ऐसा भी होता है कि हम कंडीशन के बिना ही चल जाते हैं। तो वो सिनेरियो कब आता है? इंटरव्यू में आता है बस। रियल लाइफ में कभी किसी प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं पड़ती, है ना? सिर्फ इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि हम बाहर हो जाएं। भीड़ बहुत है ना इंटरव्यू देने वालों की, तो बाहर कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए इफ, और यहाँ लिख दिया भारत। उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एप्पल, और लिख दिया एल्स प्रिंट मैंगो। तो अब तो सर हमारी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है इफ की कंडीशन ट्रू होने पर इफ के अंदर का कोड चलता है, फॉल्स होने पर एल्स चलता है। अभी तो हमारा कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस बात का आंसर समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो एरर नहीं आएगी, यानी कि पाइथन में इफ के साथ अगर मैं कंडीशन की जगह पर कोई वैल्यू लिख दूं, वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बूलियन हो, आगे चल के मैं लिस्ट टपल सेट पढ़ाऊंगा वो हो, कुछ भी हो, एरर नहीं आती। तो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो समझेंगे। कोई भी वैल्यू अगर 0 है, या 0.0 है, या नन है, NONE, या एम्प्टी स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग बिना करेक्टर की उसे बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। इवन अगर स्पेस भी आ गया तो एक करेक्टर माना जाएगा स्पेस, बिना करेक्टर की स्ट्रिंग है। तो इन चार वैल्यूज को इंटरप्रेटर फॉल्स के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर इफ एल्स का एग्जीक्यूशन करता है। अगर इन चार वैल्यूज के अलावा
कोई भी वैल्यू पाइथन में जो हो सकती है, जो हम पढ़ चुके हैं या जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, अगर कोई भी वैल्यू इन चार के अलावा है, अदर वैल्यूज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो लिस्ट टपल सेट हो, कुछ भी हो, उन सबको क्या मानता है वो, ट्रू। तो इस रूल के हिसाब से इफ में अगर मैं कंडीशन नहीं लिखूं तो ट्रू फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। अब आप बताइए कि अभी मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा। भारत को क्या माना जाएगा, ट्रू के इक्विवेलेंट माना जाएगा या फॉल्स के इक्विवेलेंट माना जाएगा। सिर्फ चार वैल्यूज को फॉल्स माना जाएगा। क्या ये जीरो है, हमने कहा नहीं। 0.0 हमने कहा नहीं। नन हमने कहा नहीं। क्या बिना करेक्टर की स्ट्रिंग, हमने कहा नहीं। समझते 1 2 3 4 5 6 करेक्टर है, मतलब ये इस कैटेगरी में आ गई, तो इसका मतलब ये क्या मानेगा, ट्रू। ट्रू आने पर इफ चलेगा, एप्पल प्रिंट होगा, मैंगो नहीं चलेगा। ठीक है, और करते हैं एक्सपेरिमेंट इसमें भी। अच्छा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी, तो अब ये किसके बराबर मानेगा, फॉल्स के, मतलब एल्स चलेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, एक स्पेस दे दिया, गलती से ये जानबूझकर कैसे भी दे दिया, तो इंटरप्रेटर को गलती और जानबूझकर नहीं पता, उसको तो अपने जो लिखा है उसको रन करा देता है। तो अभी क्या है ये, ठीक है, आ गया एप्पल। अब देखो, जल्दीबाजी मत करना। 0 और 0.0 जब वो न्यूमेरिक है तब वो फॉल्स है। स्ट्रिंग में चेक कर लेते हैं सर, कि अगर मैं स्ट्रिंग में 0 लिख दूं तो वो ट्रू मानेगा क्या फॉल्स मानेगा, है ना। तो सर ये तो ट्रू मान रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ बिना करेक्टर की जो होती है उसको फॉल्स कहते हैं। अगर स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर आ गया, भले ही वो जीरो है चाहे वो स्पेस है चाहे कुछ भी है, तो वो ट्रू ही हो गया, वो एम्प्टी स्ट्रिंग कहाँ रही है अब। ठीक है। अच्छा सर, अब अब ये शायद फॉल्स होना चाहिए, एक बार चेक करके देख लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाले सिनेरियो भी समझ में आ गए। नन, नन एक स्पेशल कीवर्ड है। ठीक है, तो आपको नन ही लिखना पड़ेगा, तो फॉल्स मानेगा और मैंगो चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इफ के साथ कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो ये तो आपने बताया ही नहीं, सिलेबस बाहर का हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये तो। अभी तक तो आप कह रहे थे कुछ लिखेंगे, चाहे वो कंडीशन हो चाहे वो वैल्यू हो, और हमसे पूछ लिया ये कि अगर मैं कुछ लिखूं ही ना तो क्या होगा। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो इंटरप्रेटर बोले कुछ तो लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या है या क्या नहीं है। तो इफ के अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो इंटरप्रेटर नहीं मानेगा और वो एरर दे देगा। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी है और ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इफ के साथ कुछ भी नहीं लिख रहा हूं तो एरर आती है कि कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें ये भी सिखाया गया ना, इफ के साथ पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो आप, पैरेंथेसिस के अंदर भी आप कंडीशन वैल्यू लिख सकते थे। तो अगर मैं इफ के साथ कुछ भी ना लिखूं, पैरेंथेसिस भी ना लगाऊं, तो एरर है। लेकिन अगर मैंने इफ के साथ पैरेंथेसिस लगा दी और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो अब ये चल जाता है, अब ये एरर नहीं आएगी, और ये किसके बराबर माना जाता है, फॉल्स। अब अगर कोई आपसे पूछे सर इफ में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बोलोगे अगर इफ में पैरेंथेसिस भी नहीं लगाई है तो एरर है, और अगर आपने एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा दिया तो फॉल्स के बराबर। ठीक है, चलो, इतना सब पढ़ाने के बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर सही हम तब दे पाते हैं जब क्वेश्चन को हम सही से सुनते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम में क्या एक से ज्यादा एल्स ब्लॉक आ सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। ठीक है, क्या एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा एल्स ब्लॉक आ सकते हैं। अरे, ठीक है, तो क्वेश्चन को जब आप
ध्यान से सुनते हैं तो आपको आंसर पता होता है। मैंने वर्ड यूज करा था प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में क्या एक से ज्यादा एल्स ब्लॉक आ सकता है या नहीं आ सकता? ठीक है। तो सर, प्रोग्राम का एल्स ब्लॉक से क्या मतलब? एल्स ब्लॉक का मतलब किससे होता है? इफ से। अगर मेरे प्रोग्राम में मैंने 3 इफ लगा रखे हैं, तो हर इफ का अपना अपना एल्स हो सकता है। पहले वाले का इफ एल्स, अगला वाला इफ उसका भी एल्स हो सकता है। तो हर इफ का एक एक एल्स हो सकता है। तो एल्स ब्लॉक का प्रोग्राम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर हमने आंसर जल्दीबाजी में सुना ही नहीं क्वेश्चन सही से और कह दिया नहीं सर, आपने पढ़ाया था क्लास में और हमने करके भी देखा था कि एक ही एल्स ब्लॉक आता है। अरे किसके साथ एक एल्स ब्लॉक आता है? कॉन्टेक्स्ट नहीं सुनोगे कि बात प्रोग्राम की हो रही है कि इफ की हो रही है? ये यूनिवर्सिटी की कॉपी थोड़ी है कि वर्ड मैच करा दिया क्वेश्चन में, जो पढ़ के गए थे लिख कर ही आएंगे और नंबर आ ही जाएंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ पर हमें समझना होता है कि क्या पूछा जा रहा है और वही आंसर देना होता है। यूनिवर्सिटी की कॉपी नहीं है कि कुछ भी लिख कर आ जाओ नंबर आ जाते हैं। हाँ? तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करना। बताओ, एप्पल आएगा या मैंगो आएगा? इसे ट्रू मानोगे, फॉल्स मानोगे हाई को? एरर मानोगे? क्यों हाई को एरर कहोगे? इफ के आगे मैंने, देखो आप इस प्रोग्राम में कहाँ उलझ गए कि इफ में जो लिखा है वो ट्रू के बराबर है कि फॉल्स के बराबर है। लेकिन आप ये भी देखो कि भाई ऑर्डर में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें आपकी आंखों ने और आपके दिमाग ने क्या सीखा? इफ के बाद एल्स। इसमें मैंने एल्स ऊपर लगा दिया, इफ नीचे लगा दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बस लिखा होना चाहिए, कोई कहीं लिख दो जहां मन आए। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि किस ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो रूल क्या कहता है? ये एरर आनी चाहिए, है ना? अब मैं आपको 2 स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको उन स्टेटमेंट से बताना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारी एरर आई है। एरर तो है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये एरर है इसलिए क्योंकि आपने इफ के बाद एल्स लगा दिया है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एरर है इसलिए क्योंकि एल्स के पहले इफ नहीं। दोबारा सुनेंगे। पहली वजह मैंने बताई, ये एरर है, इसलिए एरर है क्योंकि आपने एल्स के बाद इफ लगा दिया है। दूसरी वजह मैंने बताई, ये इसलिए एरर है क्योंकि एल्स के पहले। दोनों एक ही बात नहीं है, ये दो अलग बात है। एल्स के बाद इफ हो सकता है। सर कहाँ हो सकता है? अगर हो सकता है तो चलना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूँ एल्स के बाद इफ हो सकता है। सर दिखाओ चला कर, फिर अगर हो सकता है तो अभी तो एरर आ रही है। मैंने चलो पहले ये चला कर दिखाता हूँ कि एल्स के बाद इफ हो सकता है। लेकिन एल्स के पहले इफ नहीं है तो ये एरर है। ठीक है। अब ये बताओ, अभी भी एल्स के बाद इफ है प्रोग्राम में, बट अब ये सही है, अब ये चलेगा। अच्छा बताओ फिर इसका आउटपुट क्या आएगा चलेगा तो? बस ABCD। तो ये वाला जो एल्स है वो इसके ऊपर वाले इफ के साथ कनेक्ट हो गया, अगला वाला इफ इंडिपेंडेंट हो, उसका मतलब ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जब ऐसे लिख रहा था और आपसे ये कह रहा था कि ये एरर है, तो एरर की सही वजह क्या है? कि एल्स के पहले इफ नहीं है, इसलिए एरर है। एल्स के बाद क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं। इंटरप्रेटर एल्स के लिए पहले ऊपर के प्रोग्राम में जाके चेक करता है, आगे क्या लिख रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसे। ठीक है। तो क्यों एरर है प्रोग्राम में, ये भी पता होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है। चलो। अब
एक और सिनेरियो। सही है गलत है? सही है तो इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। तो क्वेश्चन ये इसमें पूछा जाएगा कि ये जो एल्स ब्लॉक का मान लें कि पहले वाले इफ का भी यही है और दूसरे वाले इफ का भी यही है, दोनों में से कोई फॉल्स हो जाए, यही चलेगा। ऐसा नहीं है। यानी कि ये वाला जो एल्स ब्लॉक है, ये सिर्फ इस वाले इफ के साथ कनेक्टेड होगा, ना कि उसके पहले और जितने इफ लिखे हैं उसके साथ। ठीक है। तो अब ये वाला इफ इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से मतलब ही नहीं। ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो ये तो चलेगा ही नहीं फिर अब। ठीक है, बात खत्म हो गई। ये कॉम्बिनेशन में आ गया। ये क्या है, ट्रू। एप्पल आएगा, बस कहानी खत्म। ठीक है। अब आप मुझे एक प्रोग्राम बनाकर दिखाइए। वो प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेगा एक नंबर, और उस नंबर को चेक करके बताइए वो इवन है या ऑड है। बनाइए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, और नंबर आपको यूजर से इनपुट लेना है। इवन ऑड का लॉजिक मैं बता देता हूँ। किसी भी नंबर को टू से अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वो हमारा इवन माना जाता है, अदरवाइज वो हमारा ऑड माना जाता है। यूजर से एक नंबर इनपुट करना है, और फिर आपको उस नंबर को चेक करके बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। लॉजिक है इवन ऑड का, किसी भी नंबर को टू से रिमाइंडर अगर हम लेते हैं और वो रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इवन माना जाता है, नहीं तो ऑड माना जाता है। देखो, आपकी सही है, एक छोटी सी गलती है। बहुत छोटी सी, मतलब सही है, लॉजिकल मिस्टेक है थोड़ी सी। अच्छा बताओ, 2.4 इवन है कि ऑड है? 2.4 इवन है क्योंकि लास्ट में फोर आ गया। ठीक है। तो इवन ऑड का लॉजिक इंटीजर पे ही एप्लीकेबल होता है, फ्लोट पर नहीं होता। तो 2.4 को इवन ऑड नहीं कह सकते, है ना। इंटीजर को ही हम इवन ऑड कह सकते हैं। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल में, डबल इक्वल टू कंपेयर करता है। जब मुझे किसी चीज को कंपेयर करना हो तो डबल इक्वल टू साइन लगाते हैं, और जब किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी हो तो सिंगल इक्वल टू का साइन लगाते हैं।
3 लोगों का हुआ है बस अभी तक। एक ऑनलाइन हो गया, 2 क्लास में हुए हैं। यूजर से एक नंबर इनपुट करना था, इंटीजर नंबर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इवन ऑड इंटीजर पे अप्लाई होता है, फ्लोट पर नहीं होता। एंटर नंबर। उसके बाद इफ लगाना था। या तो हम ऐसा करें, पहले नंबर का रिमाइंडर निकाल लो 2 से, और जो रिमाइंडर आए उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। फिर लॉजिक ये कहता है कि अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर है तो ये नंबर इवन है। इफ दिस रिमाइंडर, कंपेयर करेंगे डबल इक्वल लगाकर, 0 के बराबर है तो आप अपना मैसेज दे सकते थे इवन। एल्स यहाँ पर आप लिख सकते थे ऑड। 12 इवन है, 31 ऑड है। अब यहाँ पर जो आर वेरिएबल है, अगर आप इसका यूज देखें तो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ इसी स्टेटमेंट में हुआ है, उसके बाद फिर आपको इसकी जरूरत है नहीं। तो अगर आप किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में बनाते हैं और वो एक बार ही यूज हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस वेरिएबल को ना बनाकर जिस जगह वो वेरिएबल यूज होना था, डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन वहीं लिख दो। जैसे ये प्रोग्राम, अगर मैं एक लाइन बचाना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, सर मुझे यहाँ आर वेरिएबल की जगह पर अगर मैं डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन लिख दूं तो भी सही है। फायदा, एक लाइन मैंने बचा ली प्रोग्राम की। समझने में दिक्कत हो सकती है मुझे, लेकिन एक लाइन मैंने बचा ली। आप इससे पहले वाला जो अप्रोच था वो यूज करो। ऑब्जेक्टिव है, समझ में आना चाहिए चल के आ रहा है। आप कितना शॉर्ट करोगे ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, कितनी प्रोग्रामिंग आप करते हो। जितनी प्रोग्रामिंग ज्यादा करोगे उतना आप ज्यादा स्मार्ट मैनर में सोच पाते हो, कम लाइनों का कोड लिखकर काम कर पाते हो। अभी ऑब्जेक्टिव कम लाइन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन कर रहे हैं यार, डबल इक्वल का मतलब कंपैरिजन नहीं होता है। अगर हम दो इक्वल लगाते हैं तो वो ट्रू या फॉल्स देता है हमें। अगर वो दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एक और प्रोग्राम बना कर दिखाओ। यूजर से हम दो चीज इनपुट करेंगे, एक उसका यूजर नेम और एक उसका पासवर्ड। इनपुट लेने स्ट्रिंग में, एक यूजर नेम इनपुट लेना है यूजर से और एक पासवर्ड इनपुट लेना है। अगर यूजर नेम की वैल्यू एडमिन है और पासवर्ड की वैल्यू मान लीजिए भारत है, तो आपको मैसेज दिखाना है वैलिड यूजर, अदरवाइज मैसेज दिखाना है इनवैलिड यूजर। जैसे आप लॉगिन करते हो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे, उस तरह से मुझे लॉगिन के लिए एक छोटा सा कोड बनाना है। मैं यूजर से कहूंगा यूजर अपना यूजर नेम बताओ, अपना पासवर्ड बताओ। हमारा प्रोग्राम यूजर को ये बताएगा वो यूजर सही है या गलत है। किस आधार पर चेक करोगे, वो पहले से मैंने आपको सेट कर लिया, बता दिया कि यूजर नेम आपका एडमिन होना चाहिए लोअर केस में,
पासवर्ड आपका जो होना चाहिए वो भारत होना चाहिए। अगर यूजर ये दो वैल्यू एंटर करता है तो आपका प्रोग्राम आउटपुट देना चाहिए वैलिड यूजर, अदरवाइज आउटपुट देना चाहिए इनवैलिड यूजर। ये आज की क्लास का आखिरी प्रोग्राम। उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड को स्ट्रिंग में ही इनपुट करना है, उसको फर्दर कन्वर्ट नहीं करना इंटीजर या फ्लोट में, ठीक है। हिंट के लिए, आज जितना पढ़ाया है उतना तो यूज होगा ही होगा। लास्ट टू लास्ट क्लास का एक छोटा सा टॉपिक और यूज होगा। हिंट को और एक्सप्लोर कर देता हूँ। इस बार जो आप इफ लगा रहे हैं, इसमें दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन जो आपको कंपेयर करनी है, क्या यूजर नेम एडमिन है। और दूसरी कंडीशन जो कंपेयर करनी है कि पासवर्ड क्या उसका भारत है। अब मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जब दो कंडीशन के बेस पर मुझे ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है, तो उन दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, लॉजिकल एंड या लॉजिकल और। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं दोनों कंडीशन ट्रू हो, यूजर नेम भी मैच हो, पासवर्ड भी मैच हो, तभी इफ ट्रू आना चाहिए। तो यानी कि बीच में क्या लगाएंगे, हम लॉजिकल एंड लगाएंगे। अब बनाओ। जो आपने रमन प्रिंट में मैसेज लिखा है इवन, उसे स्ट्रिंग में लिखो ना, तभी तो चलेगा। बिना स्ट्रिंग के आपने प्रिंट में लिख दिया ना इवन, उसको स्ट्रिंग में लिखो डबल कोट्स में। ठीक है, स्ट्रिंग में लिखो दोनों चीजें।
गलत डाल के देखो। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन केस सेंसिटिव होता है। अगर आप लोअर केस अपर केस में डालेंगे तो एरर, एरर नहीं मतलब दूसरा आउटपुट आएगा। और किसका हो गया था? ये भी ठीक ना, पैरेंथेसिस के भी कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा। पाइथन में ये थोड़ा ना चलता है, एंड कीवर्ड होता है ना। नहीं यार, पाइथन में एंड नहीं चलता, ये एंड थोड़ा ना चलता है। आपको एंड कीवर्ड लगाना होगा, ये तो C++ जावा डॉट नेट में चलता था एंड। पाइथन में एंड कीवर्ड चलेगा। चलो देखो, यूजर नेम पासवर्ड दोनों भारत भारत कर दिया, चलो ठीक है, मतलब लॉजिक सही है, कोई दिक्कत नहीं। सुकीर्ति आपका लॉजिक सही है। तो अब हमें क्या करना था? सबसे पहले यूजर नेम इनपुट करना है। तो हमें जो भी इनपुट करना है यूजर से, उसको एक वेरिएबल में रख लिया, इनपुट, और यहाँ पर एंटर यूजर नेम। ठीक है। अब देखो, यूजर से जो हम इनपुट ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो जो आता है ना, वो स्ट्रिंग में ही आता है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि यूजर से जो इनपुट आ रहा है उसको स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। आप ऐसा करते हैं तो एरर नहीं आएगी, लेकिन अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा स्टेप इंटरप्रेटर को कराना पड़ेगा जिसमें उसका टाइम लग जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इनपुट फंक्शन हमें स्ट्रिंग ही ला कर देता है। हमें इंटीजर या फ्लोट में चाहिए होता है तो कन्वर्ट करना ही है, लेकिन अगर स्ट्रिंग में चाहिए तो डायरेक्ट स्ट्रिंग ही मिल रहा है, मुझे फर्दर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक गलती आप क्या कर रहे होगे, जैसे यूजर नेम को मैंने यूजर वेरिएबल में ले लिया, पासवर्ड को अगर आपने पास वेरिएबल में ले लिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि पास नाम से पाइथन में कीवर्ड होता है। तो अगर आप वेरिएबल का नाम ABCD ले रहे हो तो ठीक है, अगर आपने थोड़ा ऐसा लेने की कोशिश करी तो शायद यहाँ पर आप स्टक हो रहे होंगे। तो हम PWD ले लेते हैं, एंटर पासवर्ड। इफ यूजर वेरिएबल में जो वैल्यू आई है, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना है बराबर वाला तो डबल इक्वल लगाते हैं। किससे कंपेयर करना है? एडमिन। अब एडमिन एक अपने आप में स्ट्रिंग है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो एडमिन को एक वैल्यू मानते हुए हम लेके चल रहे हैं कि यूजर वेरिएबल में आई वैल्यू क्या एडमिन के बराबर है, एडमिन वैल्यू के बराबर है। एंड PWD में आई वैल्यू क्या भारत के बराबर है। तो इस तरह से कई बार हम इफ में एक से ज्यादा कंडीशन को भी लिख रहे होते हैं, लेकिन कॉमा लगा के नहीं, एंड या और लगाकर। और कब लगाते हैं? जब दोनों में से कोई भी एक बात सही होने पर हम इफ को ट्रू करना चाहते थे तो लॉजिकल और लगाएंगे। और अगर दोनों ही बातें ट्रू होने पर इफ को ट्रू करना है तो फिर यहां पर हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपको करना था यहाँ पर वैलिड यूजर या करेक्ट यूजर, कुछ भी आप एक मैसेज कर सकते थे। और यहाँ पर इनवैलिड यूजर काइंड ऑफ, हमें यहाँ पर ऐसे चलाना था। मैंने बोला कि ये केस सेंसिटिव है, अब नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा मतलब इनवैलिड आएगा। तो फिलहाल हम अभी जैसा बताया गया उसकी तरह से सीख रहे हैं। तो इसमें नया ये था कि हमें इफ में अगर कभी एक से ज्यादा कंडीशन लगानी पड़ जाए तो अब हम लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे को आगे जो कंडीशन में रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।